प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है वो समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। समावयवता के 2 वीडियो पहले भी हैं। तो हमने बताया था कि ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न होती है और संरचना में भिन्नता अलग अलग कारणों की वजह से होती है, जिसमें श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज का विषय जो है वो संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत आने वाली क्रियात्मक समूह समावयवता से है। तो आज हम लोग क्रियात्मक समूह समावयवता के बारे में आपसे बात करेंगे या आपसे के साथ जो है पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, ये ध्यान रखिएगा। क्रियात्मक समूह समावयवता को जो है अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप, ये आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो क्रियात्मक समूह समावयवता के बारे में बता दें कि ये एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है। क्रियात्मक समूह समावयवता एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है, मतलब इसमें भी अणु सूत्र समान होंगे, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ये डिफरेंट। तो अणु सूत्र समान होंगे और संरचना सूत्र क्या होगा बेटा? भिन्न भिन्न होगा। और संरचना सूत्र में भिन्नता जो है वो दोनों यौगिकों के अंदर अलग अलग क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति के कारण होगी। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, और भिन्नता का कारण क्या है? दोनों यौगिकों में अलग अलग क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति है। तो दोनों यौगिकों की इस प्रकार की समावयवता जो है ये क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। आइए देखा जाए कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं जो क्रियात्मक समूह समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले ये समावयवता जो है ये एल्कोहल और ईथर के अंदर पाई जाती है। एल्कोहल और ईथर में। दूसरा होता है यह समावयवता जो क्रियात्मक समूह समावयवता है ये एल्डिहाइड और कीटोन में पाई जाती है। एल्डिहाइड और कीटोन में यह समावयवता क्रियात्मक समूह समावयवता मिलती है। इसके अलावा यह समावयवता जो है ये एसिड और एस्टर के अणुओं में मिलती है। एसिड और एस्टर के अणुओं के अंदर भी ये क्रियात्मक समूह समावयवता बनती है। इसके बाद जो है ये थायो और मर्केप्टो समूहों के अंदर मिलती है। मर्केप्टो, थायो, मर्केप्टो। और एक और हम आपके साथ साझा कर लें कि ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाते हैं। तो आपको बता दें कि क्रियात्मक समूह समावयवता क्या है? एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है, मतलब इसमें अणु सूत्र समान होंगे,
संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा और संरचना सूत्र में भिन्नता का कारण जो है अलग अलग क्रियात्मक समूह, देखो अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, थायो मर्केप्टोन और साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूहों के अंदर ये क्रियात्मक समूह समावयवता ये शो होती है, ठीक है, या इन क्रियात्मक समूह के अंदर जो है यह समावयवता प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। और जरा एक एक को चेक करें तो सबसे पहला होता है, क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला अल्कोहल है और ईथर है। तो आपको बता दें कि जब किसी ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन का एक संयोजकता एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी हो और इसकी दूसरी संयोजकता रिक्त हो, तो ये परमाणु समूह जो है ये अल्कोहल कहलाता है, ये इसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा हो जाएगा ये कि जब ऑक्सीजन की दोनों खाली वैलेंसी से दो एल्किल मूलक जुड़े हो, ये दो एल्किल मूलक जुड़े हों, तो इस संरचना को बेटा ईथर कहा जाता है, ये ईथर, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्कोहल और ईथर को समझना जरूरी है। ऑक्सीजन की एक खाली वैलेंसी से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो और ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी क्या हो, रिक्त हो, तो ये परमाणु समूह जो है अल्कोहल कहलाता है। और जब किसी संरचना में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों रिक्त संयोजकताओं से एल्किल मूलक जुड़े हो, तो ये संरचना क्या कहलाती है, ईथर कहलाती है, ठीक है। तो आओ जरा इसका एग्जांपल हम लोग चेक करें। एल्किल मूलक R कम से कम जो है एक कार्बन का होगा, मेथिल कम से कम एक कार्बन का होगा, क्योंकि उससे कम कार्बन का एल्किल मूलक संभव नहीं होता। तो यहाँ बताते हैं, अगर मान लो ये CH3 करते हैं तो ये CH3O, ये भी CH3, ये आपका एक क्रियात्मक समूह, इसका नाम, दोनों एल्किल मूलक समान है तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल, ये ईथर, डाई मेथिल ईथर। और इसी का अल्कोहल बनेगा तो कुछ नहीं करना, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, और ईथर में जितना कार्बन है उतने कार्बन का एल्किल मूलक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। तो एक और दो कार्बन है तो दो कार्बन का एल्किल मूलक C2H5 हो गया, ये ध्यान रखना। अब यहाँ इसका नाम जो है ये एथिल अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि C2H5 को दो कार्बन का एल्किल मूलक एथिल बोलते हैं। C2H5 क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, तो ये एथिल, ये एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर के अंदर और जरा समावयवता की कंडीशन को चेक करें तो इसके अंदर दो कार्बन दिखाई दे रहा है, C2H कितना है बेटा, 5 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 हो गया, और ये O हो गया। तो अणु सूत्र क्या हो गया इसका, C2H6O। और यहाँ देखो इसका अणु सूत्र क्या होगा, तो C2 इसमें भी है, देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, दो कार्बन हो गए, 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए, तो H6 हो गया और एक O हो गया। तो यहाँ दोनों को चेक करो और जरा समावयवता से कंपेयर करें तो होना क्या चाहिए, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो C2H6O यहाँ भी है, C2H6O यहाँ भी है, तो अणु सूत्र दोनों के क्या हो गए, समान हो गए। संरचना देखो अलग अलग है, दोनों के नाम अलग अलग हैं, और संरचना सूत्र में भिन्नता कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ देखो ये OH क्रियात्मक समूह अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, जबकि यहाँ पे ईथर क्रियात्मक समूह है। तो अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और भिन्नता का कारण जो है अलग अलग क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति है, इसलिए अल्कोहल और ईथर जो है ये क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाते हैं। एक और एग्जांपल आप चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं, कुछ भी कर लो, जैसे मान लो ये C4H9OH मैंने कर दिया, ये ब्यूटिल अल्कोहल है, ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, 4 कार्बन का अल्कोहल हो गया ब्यूटिल अल्कोहल। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये O है, ये CH3 कर दिया, और इधर C3H7 कर दिया। C3H7 क्यों किया, क्योंकि जितना कार्बन आपके अल्कोहल में होगा उतने ही कार्बन का ईथर चाहिए,
ईथर में भी कार्बन की संख्या उतनी ही होगी, तभी ये समवायता दिखाई देगी। अगर कार्बन की संख्या कम या अधिक हो जाएगी तो ये समवायता में अणु सूत्र आपके समान नहीं हो पाएंगे। गिन लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा मेथिल, ये मेथिल CH3 है, ये प्रोपिल है, तो ये प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखो C4 H कितना है बेटा, 9 और 1 10 हो गया, H10 O हो गया, O। यहां देखो C, एक कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन यहाँ है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 और 7 कितना हो गया 10, तो C4H10 हो गया, ये O हो गया। तो यहां से आपका ये मामला बनके तैयार हो जाएगा कि अणु सूत्र दोनों के समान, संरचना अलग अलग, दोनों के नाम अलग अलग हैं, और भिन्नता का कारण क्या है, यहाँ एल्कोहल क्रियात्मक समूह है जबकि यहाँ क्या है ईथर, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार एल्कोहल और ईथर क्रियात्मक समूह समवायता व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से सुनो, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो, दोनों के अंदर समान हो, संरचना दोनों के अंदर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और भिन्नता का कारण क्या हो, एक में अलग क्रियात्मक समूह हो और दूसरे में अलग क्रियात्मक समूह हो, तो दोनों यौगिकों की इस प्रकार की समवायता जो है, जो क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण भिन्नता दर्शाती है, वो क्रियात्मक समूह समवायता कहलाती है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली समवायता के बारे में बात करें आपसे, तो दूसरी समवायता के लिए यहाँ देखो ये एल्डिहाइड और कीटोन है। तो आपको बता दें, जब किसी कार्बन की 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ा हो, कार्बन की तीसरी संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ा हो और कार्बन की चौथी संयोजकता रिक्त हो, तो ये परमाणु का समूह जो है एल्डिहाइड कहलाता है, एल्डिहाइड। और जब कार्बन की 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ा हो और दोनों खाली वैलेंसी से क्या जुड़ा हो, एल्किल रेडिकल, तो ये संरचना कीटोन कहलाती है। अब यहां देखो, इस समवायता को दर्शाने के लिए कीटोन में कम से कम कितना कार्बन होगा, R और R है, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन इसकी संरचना में पहले से है, तो कम से कम कीटोन का प्रथम सदस्य जो है वो 3 कार्बन का होगा। अगर CH3 लगाते हैं R की जगह पे, तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसका नाम होगा, क्योंकि दोनों तरफ मेथिल है, तो ये डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन, ये ध्यान रखना है, ये डाइमेथिल कीटोन हो गया। इसका अगर मान लो ये CHO एल्डिहाइड तो रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ यहाँ जो खाली वैलेंसी है एल्डिहाइड की, उसमें कम से कम जितना एल्किल मूलक लगाए हैं उतने नंबर का कार्बन यहाँ पे उपस्थित होगा, तो ये समवायता दिखाई देगी। तो 1 और 1 2 कार्बन का है, तो यहाँ क्या करें, 2 कार्बन का एल्किल मूलक क्या होता है बेटा, C2H5, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, ये 3 कार्बन है, तो इसका एल्डिहाइड का नाम होगा प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड और डाइमेथिल कीटोन, ये दोनों नाम हो गए। अब इसमें क्या करना है, कार्बन की संख्या गिन लो, क्योंकि अणु सूत्र तो समान होना चाहिए। तो क्या होगा, 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन हो गया C3, H कितना हो जाएगा बाबू, तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, तो 6 हो गया, तो C3H6 हो गया, 1 ऑक्सीजन है, O हो गया। ये इसका अणु सूत्र क्या होगा प्रोपेनॉल्डिहाइड का, C3H6O, ठीक है। और अगर कीटोन की बात करें तो इसमें भी देख लो, कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो अब यहाँ देखो, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अणु सूत्र समान होना चाहिए, संरचना भिन्न भिन्न होनी चाहिए, और भिन्नता का कारण क्या होना चाहिए, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप जबकि इसमें कीटोन ग्रुप। तो संरचनात्मक भिन्नता एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति की वजह से आ रही है, इसलिए ये समवायता जो है वो क्या, कौन सी समवायता, क्रियात्मक समूह समवायता कहलाएगी। अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और भिन्नता का कारण क्या है, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है जबकि ये कीटोन क्रियात्मक समूह के कारण उत्पन्न होती है, तो ये समवायता क्या कहलाती है, क्रियात्मक समूह समवायता। इसके बाद जो है यह समवायता जो है ये एसिड और एस्टर के अंदर भी दिखाई देती है, जिसको अभी हम बताते हैं आपके साथ।
तो इस समवयवता को जानने के लिए आपको अगला क्रियात्मक समूह हम लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अपने आप ये सारा हो जाएगा। तो ये है एसिड है, और एसिड किसको बोलेंगे बेटा? तो जब किसी संरचना में कार्बन की 2 संयोजकता से ऑक्सीजन जुड़ा हो, कार्बन की तीसरी संयोजकता से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो OH, और चौथी संयोजकता रिक्त होती है, तो ये परमाणु समूह जो है ये कार्बोनिल है और ये हाइड्रोक्सिल है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ये एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, ये C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोलते हैं और OH जो है हाइड्रोक्सिल होता है, तो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल दोनों मिला के क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इसका एक एस्टर है, तो एस्टरों में क्या है? कार्बन की 2 संयोजकता से ऑक्सीजन जुड़ा हो, कार्बन की तीसरी संयोजकता से ये दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा हो, इसकी दूसरे ऑक्सीजन की ये दूसरी संयोजकता से एल्किल मूलक जुड़ा हो, और इधर ये वैलेंसी क्या हो? खाली। तो ये परमाणु समूह जो है ये एस्टर कहलाता है। एस्टर ये क्या है? मतलब कि जब किसी संरचना में, ध्यान से देखो यहाँ पे, कार्बन की 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ा हो, कार्बन की तीसरी वैलेंसी से दूसरा ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी से ये एल्किल मूलक जुड़ा हो, तो ये संरचना एस्टर कहलाती है। इस संरचना में कार्बन की एक संयोजकता खाली होती है। तो एस्टर बनाने के लिए कम से कम यहाँ पे मान लो अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा O, और कम से कम एक कार्बन का एल्किल मूलक तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम कार्बन का एल्किल मूलक संभव नहीं होता है। तो यहाँ देखें, इसका नाम होगा ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल मूलक का नाम मेथिल, ये मेथिल हो गया। और फिर देखो इसको छुपा के देखो, संरचना में जितना कार्बन होगा उतने कार्बन का एल्केन हो जाएगा मेथेन, मेथेन, और आगे इसमें OH शब्द जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? HC डबल बॉन्ड OCH3 का नाम होगा मेथिल मेथेनोएट। तो ये आपका एस्टर हो गया, सबसे कम कार्बन का एस्टर यही होगा। इसके बाद जो है यहाँ दूसरी संरचना अगर ध्यान से देखें तो एसिड में आपको ये C डबल बॉन्ड OH करना पड़ेगा, और जितना कार्बन उसमें है उतना कार्बन इसमें भी बराबर करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो गया, क्योंकि एक कार्बन का एल्किल मूलक यहाँ है, एक कार्बन का एल्किल मूलक क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा। तो आप इसको लिखें तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन का ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसलिए इसको बोला जाता है, ये सामान्य नाम है इसका, क्योंकि ये एसिटो मतलब विंजर अर्थात सिरके के अंदर से प्राप्त किया जाता है। तो विंजर के अंदर से निकलने की वजह से, एसिटो की वजह से निकलने के कारण इसका नाम एसिटिक एसिड, विंजर को ही लैटिन भाषा में जो है वो एसिटो कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इन दोनों संरचनाओं में जरा चेक कर लें। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या जो है 3 और 1 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन बेटा कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो C2H4O2। और अगर यहाँ पे देखो तो ये 2 कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये C2 यहाँ भी हो गया, H3 और 1 4 कार्बन हो गया, H4 हो गया, और ऑक्सीजन देख लो, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये O2। मतलब इस संरचना में भी अणु सूत्र क्या हो गया? दोनों के समान हो गए, संरचना दोनों की क्या हो गई? भिन्न हो गई। और भिन्नता के बावजूद कारण क्या था इसका? इसमें एसिड क्रियात्मक समूह है जबकि इसमें एस्टर क्रियात्मक समूह है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, और संरचना सूत्र में भिन्नता अलग अलग क्रियात्मक समूहों की वजह से आए, तो ये समवयवता जो है क्रियात्मक समूह समवयवता का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण आप बना सकते हैं। यहाँ देखो ये COOH कर दिया, इधर आपने मनपसंद कार्बन लगा लो, मान लो C2H5 कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनोइक एसिड होगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। और यही एस्टर बना दे तो C डबल बॉन्ड O। अब 3 कार्बन इसके अंदर है तो यहाँ भी 3 कार्बन करना पड़ेगा, मतलब 1 कार्बन है तो 2 कार्बन की जरूरत, तो 1 CH3 यहाँ हो जाएगा और 1 CH3 यहाँ हो जाएगा, दोनों को मिला लो। इसका नाम क्या होगा? तो ऑक्सीजन से जुड़ा एल्किल मूलक मेथिल, और आगे 2 कार्बन बचा
तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा? एथेन। तो मेथिल एथेनोएट इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और इसमें देख लो, यहाँ इसको अगर ध्यान से देखें तो 2 कार्बन और एक 3 कार्बन ये हो गया, तो इसका अणु सूत्र क्या बना बेटा? C3। H कितना है? 5 और 1 6 हो गया, तो ये H6 और O 1 और 1 2 है, तो C3H6O2 होगा। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो गया। और यही C3 देख लो, 1 2 3 कार्बन है, H कितना है? 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, और O कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब देखो C3H6O2 एसिड में भी है, C3H6O2 एस्टर में भी है, तो एसिड और एस्टर भी ये क्रियात्मक समूह समवायता के उदाहरण हो जाएंगे। हाँ, बशर्ते इनमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी ये समवायता दिखेगी। क्रियात्मक समूह समवायता के अगले ग्रुप जो है थायो और मर्केप्टो है, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको। बड़ी आसान सी समवायता होती है, इसमें अणु सूत्र समान होंगे, संरचना भिन्न भिन्न होगी, और संरचनात्मक भिन्नता का कारण बेटा दोनों ही संरचनाओं में अलग अलग क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति होगी। आइए अगली समवायता यहाँ पे देखें, थायो और मर्केप्टो को हमने लिख रखा है। तो यहाँ देखें, जब किसी सल्फर की 2 वैलेंसी ये एल्किल रेडिकल से जुड़ी हो, तो ये संरचना जो है ये थायो एल्केन कहलाता है। हाँ, एल्केन में ये नाम लिखने के तरीके में R और R' में जितना कार्बन होगा उतने कार्बन का एल्केन आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। और जब किसी सल्फर की एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हो और दूसरी वैलेंसी से एल्किल मूलक जुड़ा हो, तो ये मर्केप्टो कहलाता है। मर्केप्टेन इसको बोलते हैं, मर्केप्टेन, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा? एल्किल मर्केप्टेन। R का मतलब एल्किल हो गया, तो ये एल्किल प्लस मर्केप्टेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देखें, R कम से कम 1 कार्बन का होगा, तो यहाँ देखें ये CH3 हो गया, S कर दिया हमने, ये CH3, नाम इसका क्या होगा? पहले थायो लिख दो, थायो, और तब R और R में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? एथेन, ये थायो एथेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 2 कार्बन लगाते हैं तो C2H5, ये SH, तो इसका नाम क्या होगा? C2H5 2 कार्बन का एल्किल मूलक है, तो 2 कार्बन का एल्किल मूलक एथिल होता है, तो इसका नाम क्या होगा? एथिल। और SH को मर्केप्टेन बोलते हैं, मर्केप्टेन, एथिल मर्केप्टेन, ये ध्यान रखना। C2H5SH का नाम क्या होगा? एथिल मर्केप्टेन, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आओ जरा देख लें इसमें है क्या? C2 है अणु सूत्र में, H कितना है बेटा? 3 और 3 6 हो गया, H6 हो गया, और S हो गया, तो C2H6S ये भी हुआ। यहाँ भी देख लो C2H6S हो गया, तो दोनों के अणु सूत्र क्या हो गया? समान हो गए भाई। C2H6O यहाँ भी हो गया, और C2H6S यहाँ भी हो गया, तो अणु सूत्र दोनों के क्या हो गया? समान। संरचना देखो दोनों की अलग अलग हो गई, और संरचना में भिन्नता किसकी वजह से? यहाँ थायो ग्रुप है, जबकि यहाँ मर्केप्टो ग्रुप है, तो ये समवायता दोनों की क्रियात्मक समूह समवायता हो जाएगी। अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और भिन्नता का कारण क्या? यहाँ ये थायो क्रियात्मक समूह है, जबकि यहाँ ये मर्केप्टो। तो क्रियात्मक समूह के भिन्नता के कारण अगर समवायता उत्पन्न होती है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह समवायता। ठीक है, एथिल मर्केप्टेन ये एक विशेष यौगिक है। एथिल मर्केप्टेन जो होता है विशेष यौगिक है, इसकी गंध जो है ये विशेष गंध वाली गैस है, इसीलिए जो आप घर में डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है आपके गैस सिलेंडर में भर के आपके किचन तक पहुंचती है, तो LPG जो है बेसिकली एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, और ये चारों की चारों गैसें जो है वो गंधहीन होती हैं। मतलब एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये चारों की चारों गैसें गंधहीन होती हैं, इसलिए इसको विशेष गंध देने के लिए इसमें भारानुसार 2 से 3% जो है एथिल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर ये विशेष गंध न हो तो आपको पता है
कि एलपीजी के अंदर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अत्यधिक ज्वलनशील। तो अगर मान लो ये गैस लीक कर जाए और आपको स्मेल ना आए तो ये बताओ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस परिस्थिति में क्या होगा, दुर्घटना बहुत बड़ी हो जाएगी, तुरंत आग लग जाएगी। तो इसीलिए इसमें विशेष गंध वाली गैस इसलिए मिलाते हैं क्योंकि अगर ये विशेष गंध होगा तो ये गैस अगर थोड़ा सा भी लीक करेगी तो आपको जो है तुरंत जो है स्मेल से पता चल जाएगा और आप आग जलाने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इस प्रकार जो है एथिल मर्क्यूटेन का उपयोग जो है वो एलपीजी में विशेष गंध के लिए किया जाता है या एलपीजी की पहचान के लिए इसको अलग से मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप भी जो है क्रियात्मक समूह समवायता दर्शाते हैं। और जरा चेक कर लिया जाए इसको। तो क्रियात्मक समूह समवायता में एक ही बात हमको लगता है आपको याद रखना चाहिए जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, और वो है क्या, तो उसको करने के लिए आपको सीधा सीधा ग्रुप का नाम याद रखें कि कौन कौन से ग्रुप ये समवायता दर्शाते हैं। इसमें एक समवायता और करते हैं, ये होता है साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये वर्सेस कर दें, मैच चल रहा है दोनों के बीच में। तो साइनाइड में क्या होता है, साइनाइड है क्या एक्चुअली, तो जब किसी संरचना में कार्बन की 3 संयोजकता ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से जुड़ी हो और कार्बन की चौथी संयोजकता खाली हो और संरचना में नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर का मतलब हो गया कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, बंध बनने के बाद उन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, बिना साझे के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लोन पेयर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और आइसोसाइनाइड में क्या हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन परमाणु जो है एक डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ता है और एक उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। देखो, सहसंयोजक बंधों में उपसहसंयोजक बंध जो है एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है जिसमें बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा तो होता है लेकिन साझे में केवल एक ही परमाणु का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भाग लेता है। ये इसे एक तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर का सिर जो है इलेक्ट्रॉन जाने की दिशा और तीर की पूंछ जो है इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन की इक्विवेलेंसी खाली होती है और कार्बन परमाणु पर यह लोन पेयर मौजूद होता है। तो यहाँ से आप साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर भी कर सकते हैं। क्या क्या दिख रहा है ये बताओ। साइनाइड में कार्बन की वैलेंसी खाली है, आइसोसाइनाइड में बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली है। ठीक, पहला अंतर हो गया। साइनाइड में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है जबकि आइसोसाइनाइड में कार्बन परमाणु पर लोन पेयर होता है। साइनाइड में एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं, इसमें आइसोसाइनाइड में ये N और C के बीच में एक सिग्मा है, एक पाई है और एक उपसहसंयोजक बंध है। मतलब साइनाइड में उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, ये वाला बंध इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध मौजूद होता है। इसमें पाई बंधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसमें पाई बंधों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पे जो खाली वैलेंसी से एल्किल मूलक अगर जुड़ जाए RCN बनता है, या इसको ऐसे कर लें, ट्रिपल बॉन्ड बना लें, N कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एल्किल और प्लस साइनाइड कर देंगे, एल्किल साइनाइड, और R यहाँ पे लग गया ये NC के साथ, तो ये इसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो इस क्रियात्मक समूह के अंदर भी आपको बता दें कि ये CH3, ये Cn हो गया, इसमें इसका नाम होगा मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, और इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C2 हो गया, 1 और 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 हो गया, H3, और ये N हो गया, C2H3N। और यहां अगर देखो तो ये अगर CH3NC बना दें तो ये भी C2 हो गया, H इस संरचना में भी 3 है और नाइट्रोजन 1 है, तो इसका नाम होगा मेथिल, मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये ध्यान रखना। तो अणु सूत्र समान हो गए दोनों में,
C2H3N देखो यहाँ भी है और C2H3N यहाँ भी है। तो अणु सूत्र समान हो गए। संरचना देखो दोनों की अलग अलग है और भिन्नता का कारण क्या है, इसमें साइनाइड क्रियात्मक समूह है जबकि इसमें आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूह है। तो अणु सूत्र समान, संरचना भिन्न भिन्न और भिन्नता का कारण अलग अलग क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति है, तो इन यौगिकों की ये समवयवता भी क्रियात्मक समूह समवयवता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको हम लोगों ने क्रियात्मक समूह समवयवता के बारे में बात किया। लिखना है, आसान भाषा में लिख सकते हैं कि अ कंपाउंड ऐसे यौगिक विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ स्ट्रक्चर। अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न और भिन्नता का कारण दोनों ही यौगिकों में अलग अलग क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति है। तो दोनों यौगिकों की इस प्रकार की समवयवता जो है बेटा वो क्रियात्मक समूह समवयवता होगी। कौन कौन से ग्रुप दिखाएंगे, याद कर लो इसको। एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल ईथर, एसिड एस्टर, साइनाइड आइसोसाइनाइड और थायो और मरकेप्टो। मतलब एल्कोहल के साथ ईथर दिखाएगा, एल्डिहाइड के साथ कीटोन दिखाएगा, एसिड के साथ एस्टर दिखाएगा, साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड दिखाएगा और थायो के साथ मरकेप्टो दिखाएगा। तो अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न और भिन्नता का कारण दोनों ही संरचनाओं में अलग अलग क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति के कारण जो समवयवता उत्पन्न होती है वो क्रियात्मक समूह समवयवता कहलाती है। ठीक है, तो आज के इस कक्षा में हम लोगों ने क्रियात्मक समूह समवयवता के बारे में पढ़ा जो संरचनात्मक समवयवता का एक भाग है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मध्यावयवता और चलावयवता के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।